हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर की। बहुत ही आसान और सिंपल सा चैप्टर है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आज हम इस चैप्टर को कर देंगे अच्छे से फिनिश। इसके बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी ग्राफ, डेरिवेशन या न्यूमेरिकल कुछ भी आपसे नहीं छूटेगा। ऑल्दो डेरिवेशन इस चैप्टर के इतने आसान है कि फर्स्ट चैप्टर से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आप परेशान मत हो। लेकिन हाँ, ये चैप्टर तो आसान है, लेकिन बाकी चैप्टर आसान नहीं है। तो उन चैप्टर्स को आसान बनाने के लिए आपको जरूरी है कि आप हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, है ना। हर चैप्टर के खूब सारे भर भर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, तो बच्चों, आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, ये हमारी एक्सीलेंस 95 प्लस बुक के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर सीबीएसई का पेपर टफ आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी सोच तो सही है, लेकिन उस टफ पेपर को टैकल कैसे करोगे जब आप उसके ही जैसे क्वेश्चंस एक्चुअल में अपने घर से प्रैक्टिस करके जाओगे, है ना। तो हमारी इस बुक के अंदर आपको भर भर के एमसीक्यू, भर भर के असर्शन, रीजन, भर भर के आपको केस स्टडीज और खूब सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। और एक चैप्टर में जितने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना चाहिए वो सब आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा। और आपको ट्रेंड एनालिसिस से लेकर के सारी चीजें जैसे कि माइंड मैप, आपको सब कुछ इस बुक के अंदर मिलेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि सर मैं इतनी मोटी बुक को प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो आप हमारी जो एक्सीलेंस 95 प्लस बुक है ना, ये टोटली इसी तरीके से डिजाइन करी गई है कि आपके 95 प्लस मार्क्स आए। और फिजिक्स में इस साल बहुत सारे बच्चों के मुझसे बढ़ के 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स आए हैं, जो कि हमने रिजल्ट आने के जस्ट बाद ही आपको कई बार बताया हुआ है बच्चों, है ना। तो आप जरा भी लेट ना हो और अब आप अभी ही आज ही इस बुक को ऑर्डर कर दें। और जो ऑर्डर करने के जो लिंक है, ये मैं आप इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं बच्चों। आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको दे रहा हूं, तो आप डायरेक्ट जो है यहां से ऑर्डर कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना, एक्सीलेंस 95 प्लस है आपके साथ, तो आपके 95 प्लस मार्क्स बिल्कुल आ सकते हैं अगर आप इसके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बच्चों। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो भी इस चैप्टर के नोट्स होने वाले हैं या बाकी सभी चैप्टर्स के जो नोट्स होने वाले हैं, वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है शेयर कर देते हैं आपके साथ। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाकर के अभिषेक साहू सर फिजिक्स सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। यहां पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। जब आप यहां पर फाइल सेक्शन में जाओगे चैनल के, जब आप चैनल इस पे टैप करोगे, फाइल सेक्शन में जाओगे, तो आपको लाइन से सभी फाइल्स जो है, जैसे कि जो है आपको क्लास 12, चैप्टर 4, चैप्टर 3, इस तरीके से सभी चैप्टर की इसी साल की फाइल्स आपको मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लो। और यूट्यूब पर आप लोग कनेक्टेड तो हो ही, सब्सक्राइब आपने कर ही लिया है, लेकिन सब्सक्राइब के पास जो घंटी है, बेल आइकॉन, उसको भी ऑन जो है प्रेस करके नोटिफिकेशन आप सारे ऑन कर देना, सो दैट जब भी आपके पास कोई नई वीडियो पहुंचे तो सबसे पहले आप उसको देख लो, कुछ भी मिस ना हो। क्योंकि बहुत बार मैं देखता हूं कि अरे सर वो वीडियो नहीं आई, जबकि वो वीडियो एक वीक पहले ही आ चुकी थी, है ना बच्चों। तो इन सारी चीजों से आपको जो है ध्यान रखना है। तो इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको इस टेलीग्राम पे जो है शेयर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई मैग्नेटिज्म क्या है। क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो पहले तो हमें यही समझना होगा मैग्नेटिज्म क्या है। देखिए, जैसे मान लो कि मेरे पास एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट के आसपास अगर मैंने कहीं पे आयरन के पीस रख दिए, तो मैग्नेट क्या करेगी, उस आयरन के पीस को पकड़ के खींच लेगी, है ना। तो मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से उसको खींच लिया, हाँ, मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगाया। इसी फिनोमेना को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकती है, रिपेल भी कर सकती है, दोनों के पोल्स या पोलैरिटी पर डिपेंड करता है। उसको हम आगे जो है समझने वाले हैं। मैग्नेट की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप की मैग्नेट जो है नेचर में पाई जाती हैं। एक होती है नेचुरल मैग्नेट, है ना, जो कि बिल्कुल डायरेक्ट नेचर से हमें मिल रही है, और दूसरी होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट। अगर मैं बात करूं नेचुरल मैग्नेट की, तो नेचुरल मैग्नेट की अगर बात करूं तो आप इसको देख रहे हो, ये मैग्नेट की ओर है जिसको आप लोड स्टोन या फिर आप इसको मैग्नेटाइट भी कहते हैं।
मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4 होता है, Fe3O4 मैग्नेटाइट भी कहते हैं, है ना। ये वो रॉक है, ये वो चट्टान है जिसके अंदर मैग्नेटिक फीचर्स, मैग्नेटिक गुण पाए जाते हैं, और इसी से जो है आगे हम जो है आर्टिफिशियल, ऑल्दो अब तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप इसको नेचुरल मैग्नेट की एक रॉक मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अर्थ, धरती जो है ऑल्दो बहुत बड़ी है, लेकिन ये भी एक वीक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, मतलब अर्थ भी एक नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, तो हम अर्थ को एक नेचुरल मैग्नेट कह सकते हैं, क्या है ही, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट जो होती हैं ये कंपैरेटिवली इनकी जो फील्ड होती है ना, ये वीक फील्ड होती है, वीक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड, जबकि आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होती हैं ये अलग अलग शेप में, अलग अलग आकार में और अलग अलग स्ट्रेंथ में पाई जा सकती हैं, है ना। तो ये इनकी जो फील्ड होती है ये कंपैरेटिवली काफी स्ट्रॉन्गर होती है, और जितनी हमें नीड होती है उसके हिसाब से हम जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि आर्टिफिशियल मैग्नेट में ये तो हो गई परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट, ठीक है। इसके अलावा जो है करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड जिसमें आप करंट फ्लो करा दो तो ये क्या हो जाएगी, ये भी बनाएगी अपनी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये भी करंट जब तक फ्लो होता रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, तो तब तक तो ये मैग्नेट है, लेकिन जैसे करंट को बंद कर देंगे ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाएगी, है ना, तो फिर ये मैग्नेट नहीं बचेगी। तो ये आर्टिफिशियल में ही एक टेम्परेरी मैग्नेटिज्म का सोर्स है। टेम्परेरी की स्पेलिंग क्या होती है, टेम्परेरी मैग्नेट का ये सोर्स हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखोगे आप इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे बढ़ जाएंगे, और अब हमें यह समझना है कि भाई आखिर करना कि कोई भी सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, फॉर एग्जांपल अर्थ अगर मैग्नेटिक फील्ड बना रही है तो उसका सोर्स क्या है ना, व्हाट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देते हैं कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। जैसे आप सभी बच्चों को यह पता है ना कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, तो अगर मैं आपसे यह कह दूं कि भाई मेरे पास ना ये अर्थ है, ये अर्थ हो गई, ठीक है। अब मैं अर्थ में जितना इसके सेंटर की ओर जाऊंगा, अर्थ में अलग अलग लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। तो अब कोर कहां है, सबसे अंदर, सबसे बीच में, ठीक है। तो जैसे मैं अर्थ में नीचे की ओर जाऊंगा तो आप देखेंगे प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से अर्थ के कोर में प्रेजेंट जो मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब पिघल जाते हैं, मॉल्टन फॉर्म में आ जाते हैं, और इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है कि इनमें से जैसे आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है ना, इनके अंदर एटम तो है कि नहीं है, हाँ सर है, तो इनके एटम में से इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर हो जाता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि ये जो आयरन, निकेल, कोबाल्ट ये सब मेल्ट हो जाते हैं, और मोल्टन फॉर्म में आते ही इनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये छिटक के बाहर जाने लगते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप ये समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए तो अब यहां पर चार्जेस क्रिएट हो गए। अब अगर चार्ज क्रिएट हो गया तो अर्थ घूमती है, तो अर्थ के साथ चार्जेस भी घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी घूमेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे गोल गोल तो ये क्या बनाएंगे भाई, ये फिर करंट बनाएंगे, है ना, क्या बनाएंगे, करंट बनाएंगे। और कोई भी करंट से हमें क्या मिल सकती है, बोला मैग्नेटिक फील्ड मिल सकती है। देखो क्या कहा कि आप डीप डाउन अर्थ गए, प्रेशर ज्यादा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, जिससे जो मेटल थे आयरन, निकेल, ये क्या हो गए भाई, मेल्ट हो गए, इनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ गई कि इनके इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर जाने लगे। अब क्योंकि अर्थ घूम रही है तो साथ में ये इलेक्ट्रॉन भी घूमेंगे, और इलेक्ट्रॉन घूमेंगे गोल गोल तो ये करंट बनाएंगे, और कोई भी करंट कैरिंग कॉइल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स ही तो है, तो इसके अंदर भी फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है बनने लग जाती है। बात समझ गए आप। तो इसका अर्थ ये हो गया, कि मैग्नेटिज्म, अर्थ की मैग्नेटिज्म का कारण क्या हुआ, तो आप बोलेंगे मोशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का जो मोशन हो रहा है ना, वही इसका मेन कारण है। आपको कई जगह पे स्पिन ऑफ चार्ज भी लिखा मिल जाता है, ठीक है। ये जो चार्ज गोल गोल घूमते हुए ऐसे अपनी एक्सिस पे घूमते हुए जब ऐसे मोशन कर रहे होते हैं ना, तो वो भी जो है कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म में आ जाता है। बताइए, क्या इतनी बात क्लियर हो गई, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे आप ये समझ लीजिए, और आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि सर
किसी भी कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है क्या बच्चों? कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, बट उसकी कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले तो ना एटम का सबसे छोटा सोर्स, मैं क्या बोल रहा हूं भाई, सबसे छोटा सोर्स कौन है मैग्नेटिज्म का? तो सबसे छोटा सोर्स एक एटम ही होता है। ठीक है, आप देखते हैं कि एक एटम के अंदर लेट से ये बीच में न्यूक्लियस है और आसपास क्या पाई जा रही है? आसपास जो है इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन लेट से इस ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? सर्कुलर फॉर्म में करंट बनाएगा। ये ठीक वैसे ही हो गया ना कि कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो चार्ज क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, और जिससे क्या बन जाएगा भाई? करंट बन जाएगा। करंट बन गया तो ये क्या बनाएगा? ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसके पास भी क्या हो जाएगा? हमेशा आप एक बात याद रखिए, ये क्या है भाई? मैं इसको एटम ना मानूं, एक कॉइल मान लो, तो एक कॉइल में क्या होता है? एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन घुसती है और दूसरी साइड से निकलती है। तो एक कॉइल में ऐसी तो होता है, तो इसकी जो ऑर्बिट है वो एक प्रकार से कॉइल की तरह ही तो एक्ट करेगी। इमेजिन करके देखो, ऑर्बिट क्या है? करंट कैरिंग लूप की तरह ही तो एक्ट करेगी। तो जिस प्रकार से करंट कैरिंग लूप में नॉर्थ और साउथ पोल पाए जाते हैं, वैसे ही हम एक एटम में भी नॉर्थ और साउथ पोल जो है कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो एक एटम ही किसका सोर्स है? एक एटम ही मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। तो सर फिर ये बताइए कि जब एटम तो सबके अंदर है ना, तो फिर सारे सब्सटेंस जो है मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं बना पाते? उसका रीजन है, उसका आंसर है अरेंजमेंट ऑफ दीज एटम्स। अगर ये एटम रैंडमली अरेंज होते हैं तो क्या करते हैं कई बार कि ये एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को ही ये कैंसिल कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे मान के चलो किसी के कोई इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, किसी का उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये इन्होंने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, है ना। तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तब उस सब्सटेंस में कैसे रिएक्शन होता है, उसके हिसाब से फिर उस सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है चेंज होती हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखोगे इसको। तो आप ये सोचिए कि मैग्नेटिक फील्ड का सबसे छोटा सोर्स कौन है? तो बोला मैग्नेटिक फील्ड का सबसे छोटा सोर्स एक एटम ही है। तो अगर आप एक मैग्नेट को कितना भी तोड़ दो, लेकिन उसके अंदर एक एटम तो जिंदा रहेगा ही, है ना। तो आप क्या उसके अंदर एक नॉर्थ और साउथ पोल को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप मैग्नेट को तोड़ सकते हैं ऊपर से, लेकिन उसकी जो आत्मा है एटम, उसको नहीं तोड़ सकते ना। तो कोई भी मैग्नेट जो पाई जाती है उसके अंदर हमेशा दो पोल्स पाए जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आप इनको कभी भी अलग नहीं कर सकते, आप इनको कितना भी तोड़ो, अपने आप एक नॉर्थ और एक साउथ डेवलप हो ही जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल कौन डेवलप कर रहा है? एटम। तो आपने मैग्नेट को तोड़ दिया, लेकिन उस एटम को तो नहीं तोड़ पाया ना, जो उसके अंदर मैग्नेटिज्म जो है क्रिएट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। तो कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म आपको समझ में आ गया होगा। अब हम किसी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है वो जान लेते हैं। तो मैग्नेट जो है, ये क्या, कोई भी जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये इनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये आयरन, निकेल, कोबाल्ट क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैग्नेट जो कोई भी मैग्नेट जो होती है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को खूब ज्यादा प्यार, मोहब्बत और दुलार करती है, इसलिए इसको अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कोई भी मैग्नेट, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी मैग्नेट ऐसी नहीं है ना, जिसके अंदर सिर्फ एक ही पोल पाया जाए। अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ किसी मैग्नेट में नहीं पाया जाता। हमेशा आप मैग्नेट को कितना भी तोड़ दो, नॉर्थ और साउथ पोल को आप अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। तो इसी को हमने बोला है अलग अलग, यानी कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स, जिनको मोनोपोल्स भी कहते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये पाए ही नहीं जाते। होंगे तो दोनों पोल साथ में होंगे। अच्छा, इसके अलावा लाइक पोल्स, लाइक पोल्स मतलब सिमिलर पोल्स, जैसे कि दो नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। जबकि अनलाइक पोल्स यानी कि ऑपोजिट पोल्स क्या करेंगे? हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद आप यहां पर देखिए, मैग्नेट्स हैव डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। अब ये बात तो हम सभी लोग समझते हैं कि मैग्नेट से हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं, कहां नॉर्थ है कहां साउथ है। ये तो आप समझते हैं भाई, जंगलों में कोई व्यक्ति खो जाए, मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से वो पहले क्या करते थे भाई, अब तो जीपीएस
यानी मोबाइल से सब पता पड़ जाता है, लेकिन पहले तो मैग्नेट का इस्तेमाल ही किया जाता था। आज भी करते हैं, लेकिन अब फोन से टेक्नोलॉजी सारी चीजें हो गई तो एकदम प्रिसाइजली जो है हर चीज बता दी जाती है। ठीक है, मैग्नेट सब डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज एंड डायरेक्शन बताने वाली प्रॉपर्टी होती है इसके पास। ठीक है, ये अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। मतलब जब भी आप किसी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को, है ना, आप धागे से बांध के हवा में लटका देंगे तो ये जो मैग्नेट होगी हमेशा अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ से साउथ की ओर ही जा रही होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर ही जा रही होती है। तो सर क्यों अलाइन हो जाएगी? क्योंकि देखो बच्चों, जीवन में ना एक चीज आप एक बात याद रखो कि कोई भी चीज ये चाहती है कि भाई मैं इसको अपनी ही डायरेक्शन में कर लूं। जैसे अगर कहीं से पानी का तेज बहाव है तो पानी का जो बहाव है वो यही चाहता है कि जितनी चीजें मेरे रास्ते में आए वो मुझसे ही अलाइन हो जाए, मेरे ही फ्लो के साथ बहने लग जाएं। कहीं पे तूफान आ रहा है, हवा चल रही है, तो जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में वो हवा जो है हर किसी को ले जाना चाहती है ना। बस आपको यही बात बच्चों याद रखनी है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी तो यही चाहेगी कि ये बार मैग्नेट जो है टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो, बस मेरी ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। जहां मैं मैग्नेटिक फील्ड जो है भेज रही हूं उसी डायरेक्शन में ये भी सीधी हो जाए। ठीक है, तो जब भी आप किसी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को ऐसे हवा में लटकाते हो तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उसको पकड़ के घुमा देती है और किस डायरेक्शन में कर देती है? बोला अर्थ के ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर देती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, मैग्नेट इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन प्लेस्ड नियर इट, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। वाह क्या बात कही है ना। ये देखो बहुत काम की बात है। कोई भी मैग्नेट जो होती है, कोई भी मैग्नेट, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस कर सकती है ऐसे मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा बहुत भी अफेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप क्या करें कि एक आयरन, एक लोहे का टुकड़ा लें, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का पीस लें और उसको मैग्नेट के साथ अगर रब करेंगे, ठीक है, प्रॉपरली, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। या फिर एक आप आयरन के पीस को, जैसे मेरे पास एक सोलेनॉइड है, आप लोग ये बात तो समझते हो कि सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब इसके बीच में मैंने एक आयरन का पीस रख दिया। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस आयरन के पीस से घुसेंगी ना, तो इस आयरन के पीस के अंदर भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। आपने सुना है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, यहां पे रंग और ढंग सब बदल जाता है ना। मतलब इस आयरन के पास पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं थी, लेकिन इसकी कंपनी का ऐसा असर हुआ कि भाई अब इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई। ये भी छोटे मोटे आयरन के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर सकता है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। मतलब इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इंड्यूस कर लिया, है ना, जबरदस्ती उसके अंदर मैग्नेटिक गुण डाल दिए। इसी को हम बोल रहे हैं कि जब आप किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन हो गया, निकेल, कोबाल्ट, इनको आप मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड के आसपास रखते हैं तो इसके अंदर भी कुछ मैग्नेटिक गुण आ जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बताइए, क्या इतनी बात क्लियर है? बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं इस चैप्टर में, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, मतलब ये पूरा चैप्टर ही आप ये मान लीजिए सबसे सिंपल चैप्टर्स में से एक है। ठीक है, अच्छे से लेकिन प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि जो बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करता वो सिंपल चैप्टर में भी पता नहीं कैसे गड़बड़ कर जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आप लोग समझते ही हो। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जैसे मान के चलो कि भाई मैं आपसे कह रहा हूं एक बार मैग्नेट है मेरे पास। बार मैग्नेट वो जिसके एक साइड पे नॉर्थ पोल, दूसरे साउथ पे साउथ पोल, और इस प्रकार से एक चॉकलेट के फॉर्म में दिख रही हो आपको, खाना नहीं है। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट है। तो आप देख रहे हो बार मैग्नेट या किसी भी मैग्नेट के अराउंड का जो रीजन होता है, जो इलाका होता है, उसी को आप क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या पाई जाती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई ये नॉर्थ पोल है, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये देखो यहां से और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है निकलेंगी, और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ऐसे घुसेंगी। तो इस प्रकार का पैटर्न देखो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक बात बहुत ज्यादा खास होती है
कि आउटसाइड द बार मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाती हैं, नॉर्थ से साउथ जाती हैं, बाहर तो नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ घुस जाती हैं। बाहर तो नॉर्थ से निकल के साउथ तक पहुंचती हैं और जब अंदर ट्रैवल करती हैं मैग्नेट की तो इनकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास का जो इलाका होता है, जो रीजन होता है, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में पाई जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बार मैग्नेट के अराउंड जो है कुछ इस प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप ना कुछ नोट पॉइंट तो मैं आपको बताता ही हूं, लेकिन उससे पहले आप मैग्नेटिक ये प्रॉपर्टी समझ लीजिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में आप ये समझो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं ये कहां से कहां ट्रैवल करती हैं, बोला नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ से नॉर्थ ट्रैवल करती हैं इनसाइड द मैग्नेट। अभी अभी मैंने आपको बताया ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट, तो नॉर्थ से साउथ कहां गई, आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ कहां गई, आउटसाइड द मैग्नेट। अब साउथ से नॉर्थ जाएगी इनसाइड द मैग्नेट। तो आपने यहां पर एक और चीज नोटिस की, आपने यहां पर एक और चीज नोटिस ये की होगी कि ये क्या कर रही है, नॉर्थ से जाके सीधा साउथ पे रुक नहीं रही है, नॉर्थ से साउथ पे रुक नहीं रही है, बल्कि साउथ से वापस नॉर्थ पे जाने के लिए मेहनत कर रही है। तो आप यहां पर एक बात समझेंगे, इसी को हम बोलते हैं कि नॉर्थ से अगर शुरू हुई तो वापस घूम घाम के नॉर्थ पर पहुंच रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये कैसा लूप बना रही है, क्लोज लूप बनाती है। जबकि क्लोज लूप मतलब नॉर्थ से शुरू और साउथ पे खत्म नहीं हुई, ये साउथ से अगेन नॉर्थ तक ट्रैवल कर रही है। जबकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होती हैं और जहां भी उनको नेगेटिव मिल गया वहीं पे खत्म हो गई। तो ये जो लूप कभी पूरा ही नहीं हो पाया, ये हमेशा कैसा रह गया, ओपन लूप, ओपन कर्व। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा कैसा लूप बनाती है, बोला क्लोज लूप बनाती है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हुई। ठीक है, टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड कर लेना ध्यान से। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे हम बात करेंगे जो कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। आप लोग जैसे फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, वैसे ही है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, ठीक है, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, तो कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगी, है ना, तो जैसे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मिलेगी भाई, उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, जबकि इस पॉइंट पे क्या होगी, इस वाले फील्ड के लिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। होगी कि नहीं होगी? तो आप यहां पर ये समझिए ना कि एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन तो पॉसिबल कैसे भी नहीं हो सकती, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या नहीं करती, बोला सर इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है सर, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। इसका अर्थ ये होता है, जैसे आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आपने देखा होगा, मान लो कि मेरे पास ना एवरी मैग्नेटाइज मटेरियल है, मतलब जिसको हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिसके अंदर मैग्नेटिक गुण हो सकते हैं ना, उसको हम मैग्नेटाइज मटेरियल बोल रहे हैं। ठीक है, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, हाँ, अब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ने अटैक किया, तो उसको हमने क्या बोला, मैग्नेटाइज मटेरियल। जैसे आपने एक बात पढ़ी है कि फर्स्ट चैप्टर में मान के चलो एक कॉपर का एक स्फीयर है या आयरन का एक स्फीयर है, दोनों मेटल है, तो हमने क्या पढ़ा कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, यही पढ़ा है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। लेकिन बच्चों मेटल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती है ना, मेटल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर पाई जाती है। या तो ये बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देंगे या बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती है ना। ये डिपेंड करता है कौन बढ़ाएगा कौन घटाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ घट रही है तो वो डायामैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है, थोड़ी सी कम बढ़ रही है वो पैरा हो सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है, कोई असर ही नहीं पड़ रहा तो वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई, आप ये समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर जीरो थी तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा स्ट्रेंथ वेरी कर सकती है। इसके बाद आपको यहां पर एक और बात समझनी है, जैसे बार मैग्नेट में ना, बार मैग्नेट में कुछ छोटे छोटे से टर्म्स होते हैं, या मैग्नेट में तो कुछ टर्म्स होते हैं जिनको आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे आप ये देखो, पहला पॉइंट क्या है, बोला मैग्नेटिक डाइपोल। क्या पॉइंट है, मैग्नेटिक डाइपोल। तो अभी आपने क्या देखा, डाइपोल तो आप लोग समझते हो दो पोल्स का होना,
तो यहां पर किसी भी बार मैग्नेट में आप ये देख रहे हैं दो पोल्स पाए जा रहे हैं, एक है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल, है ना। तो कितने पोल्स हो गए भाई, ये दो पोल्स हो गए, एक नॉर्थ पोल और दूसरा क्या है, दूसरा है साउथ पोल। ठीक है, तो आप यहां पर समझिए कि इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोला, मैग्नेटिक, इसको हमने बोल दिया मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है बच्चों, ध्यान रखोगे। अच्छा, तो आप यहां पर ये समझिए कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, बोला कुछ भी तो नहीं है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स का, दो अनलाइक पोल्स का जिनकी स्ट्रेंथ सेम है, उनका एक ग्रुप ही तो है ना। देखो, ये एक नॉर्थ पोल है, ये एक साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल की कुछ ताकत होगी, साउथ पोल की भी कुछ ताकत होगी, है कि नहीं भाई। नॉर्थ पोल चीजों को खींचेगा ना, या रिपेल कर सकता है, ठीक है, साउथ भी कर सकता है ऐसा ही, तो दोनों की कुछ स्ट्रेंथ होगी ना। तो उसी स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, पोल, यानी पोल्स की ताकत, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, और हमेशा आपको याद रखना है, एक मैग्नेट में पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल इज सेम, पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल ऑफ ए मैग्नेट इज सेम। कोई भी मैग्नेट है उसके दोनों पोल की स्ट्रेंथ जो होगी ना, वो हमेशा बराबर ही होगी, अलग अलग नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, तो आप ये समझिए, तो ये हमने बार मैग्नेट को हमने क्या बोला, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो अब कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल जो है उसकी स्ट्रेंथ बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बोला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। किसका इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, यानी कि दो चार्जेस थे, दो चार्जेस, एक था माइनस क्यू चार्ज, एक था प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी, बोला 2L। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, Q इंटू 2L। यही था कि नहीं था, हाँ सर था। तो इसी प्रकार से जो नॉर्थ पोल है, इसकी स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को या तो QM लिखा जाता है, ठीक है, और कई जगह पे हम इसको स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल m क्या है, स्मॉल m बता रहा है यहां पे पोल्स की ताकत, यानी कि पोल स्ट्रेंथ। इसकी ताकत भी कितनी होगी, बोले इसकी ताकत भी सेम होगी, स्मॉल m। ठीक है, अब इन दोनों पोल्स के बीच की जो दूरी है, इसको हम क्या बोलेंगे, 2L बोलेंगे। समझ गए। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कैपिटल M है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, पोल स्ट्रेंथ यानी स्मॉल m इंटू दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस 2L। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, ये वेक्टर क्वांटिटी थी p वेक्टर, ऐसे डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे हम इसकी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती थी, इसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ पोल होती है। कहां से कहां, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। डायरेक्शन कहां से का बताओ जरा, डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ इसकी डायरेक्शन जो है पाई जाती है। बताइए, क्या इतनी बात क्लियर है, ध्यान रखोगे आप इसको। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। सर पोल स्ट्रेंथ की अगर यूनिट मुझे निकालनी पड़े तो क्या निकालेंगे, तो देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला m इंटू 2L आया। ये जो m क्या है, बोला सर यही है पोल स्ट्रेंथ, तो ये पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, m/2L, ये पोल स्ट्रेंथ। ये कैपिटल M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि उसका ये फॉर्मूला होता है कॉइल के लिए या किसी भी M इज इक्वल टू I इंटू ए, किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। सर ये क्या है, ये भी उसी का फॉर्मूला है, बस ये परमानेंट मैग्नेट के लिए होता है और ये करंट कैरिंग कॉइल के लिए। तो इस हिसाब से हमें ये पता पड़ता है कि इसकी जो यूनिट आ गई दैट इज एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और 2L की यूनिट क्या हो जाएगी, लेंथ की यूनिट बोला मीटर, और ये क्या चल रहा है, स्मॉल m। तो पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट हो जाएगी दैट इज छोटू m इज इक्वल टू एम्पियर इंटू मीटर। दोनों m में कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, है ना। ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ, लिख दूं यहां पे पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। और मैग्नेटिक मोमेंट की या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जो है यहां पर ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी टेलीग्राम से भी आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना,
टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखेंगे, ये बात मैंने आपको बता दी कि जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में ये फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस, और फॉर्मूला और जो डायरेक्शन है वो है साउथ टू नॉर्थ पोल। याद रखिए, जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है वैसे ही मैग्नेट में नॉर्थ पोल को कंसीडर किया जाता है, और जो इज्जत, जो सम्मान नेगेटिव चार्ज को दिया जाता है वही सम्मान साउथ पोल को दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। अच्छा, इसके बाद जो है आपको समझना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अभी मैंने बताया ना, तो जैसे करंट कैरिंग कॉइल है वो भी तो एक डायपोल है, क्योंकि उसके अंदर भी एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड घुस रही है और दूसरी साइड से निकल रही है ना, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये भी तो मैग्नेट डायपोल है, तो इसके डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला I इंटू ए होता है, करंट इंटू दिस I इंटू ए, बहुत सारी टर्म्स हैं तो NIA लगा देते हैं, ठीक है। तो बाकी सब बातें जो आपको समझनी है भाई, इसमें भी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ ही होती है, ठीक है। अच्छा, ठीक, यहीं से हमने एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर जो है यूनिट बनाई थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएंगे, और नेक्स्ट जो है आपको समझनी है इसके बीच में कुछ एनालॉजी हम सेट कर देते हैं। जैसे कि एनालॉजी हम कुछ इस प्रकार, एनालॉजी समझते हो यानी सिमिलैरिटी, क्या क्या सिमिलैरिटी है जो हमें समझनी है। सबसे पहली बात, जैसे फर्स्ट चैप्टर में जो आपने इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ा और इस चैप्टर में पढ़ रहे हो, ठीक है, वो एनालॉजी सेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि भाई P वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट वो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वही चीज हम इस चैप्टर में बात करें, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P वेक्टर बोलते थे, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम बोलेंगे M वेक्टर। कहीं पर अगर हम कैपिटल E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते थे, तो इस चैप्टर में कैपिटल B यानी मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जहां पर हम चार्ज को इस्तेमाल करते थे वहां पर पोल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल यानी स्मॉल m का जो यूज है वो होगा। जहां पर कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था वहां पे म्यू नॉट बाय 4 पाई आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सर ये मुझे कहां हेल्प होगी, तो मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि जो जो फॉर्मूले आपके डायपोल के थे, है ना, जैसे एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉइंट चार्ज की मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो वो सारे फॉर्मूले जो है मैग्नेटिक फील्ड के केस में सेम हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, है ना। तो ये क्या है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कोई अकेला नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ऑल्दो आइसोलेटेड पोल्स आर नॉट पॉसिबल, लेकिन एक सिंगल पॉइंट की भी, सिंगल पोल की कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो बनती होगी ना, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये जो आप देख रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नेटिक फील्ड में जो कांस्टेंट होता है ये होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई। चार्ज की जगह पे आप क्या लगाओगे, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, और R तो ये डिस्टेंस है, तो इसकी जगह ये फॉर्मूला हो गया। यानी कि अगर कोई भी एक सिंगल पोल है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो उसके कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो हम ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। एक्सियल पॉइंट पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब, ऐसे ही डायपोल, भाई बार मैग्नेट भी तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डायपोल है, तो इसमें भी अगर मैं देखूं कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2 की जगह 2। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में क्या लिखते हैं P, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में लिखा जाएगा M, अपॉन में क्या है R क्यूब। इक्वेटोरियल पॉइंट पर ये फॉर्मूला बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R क्यूब। तो यहां पर क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई और P की जगह आ जाएगा M बाय R क्यूब, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई डायपोल है उस पर टॉर्क कितना लग रहा है, उसका फॉर्मूला कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बताऊंगा उसको PE sin थीटा होता है, ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक डायपोल पर मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि बार मैग्नेट पर मैग्नेटिक फील्ड में कितना टॉर्क लगेगा, तो मैं उससे कहूंगा P नहीं बोलो, आप बोलो M, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड मत बोलो, आप बोलो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B, ठीक है, और ये साइन थीटा, ठीक। इसी प्रकार से अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, तो यहां पर ये फॉर्मूला हो जाएगा U इज इक्वल टू माइनस पी की जगह M और माइनस पी बी
cos थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का फॉर्मूला। तो सर क्या मुझे इन डेरिवेशंस को याद करना है? आपको इन डेरिवेशंस को याद नहीं करना, बस एक टॉर्क वाला डेरिवेशन है जिसको आप जो है एनसीईआरटी में दिया है तो आप उसको पढ़ेंगे, बाकी इन डेरिवेशंस को आपको याद नहीं करना बच्चों, है ना, इनको जो है प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। बस अब फॉर्मूले जो है आप जरूर से इनके याद रखेंगे। अच्छा, तो फॉर्मूले तो अभी हम डिराइव करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो चीज मैंने छोड़ी थी वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि हमेशा आप एक बात याद रखिए, हमेशा आप एक बात याद रखेंगे कि जैसे ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है। अब बार मैग्नेट को कई बार आपसे कहा जाएगा कि अगर मैं बार मैग्नेट को दो तरीके से काट दूं, पहली चीज अगर मैं एक बार मैग्नेट को के टुकड़े इस प्रकार से कर दूं, ठीक है, कि मैंने इसको परपेंडिकुलरली दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, तो सर क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा बच्चों, ये साउथ पोल की जगह साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, ये साउथ है, इसके दूसरे एंड पे अपने आप नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए जरा यहां पर देखो, ये यहां पे नॉर्थ पोल था, आपने दो टुकड़े कर दिए, ये भी साउथ पोल बन गया। तो जब आप किसी भी मैग्नेट को, जब आप किसी भी बार मैग्नेट को, जब आप उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो, किस प्रकार से कि भाई परपेंडिकुलरली, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, आपने इस मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलरली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो पूछा जाएगा इसके पोल्स की स्ट्रेंथ को क्या होगा? तो आंसर है इसके पोल्स की स्ट्रेंथ को कुछ भी नहीं होगा, ये पोल स्ट्रेंथ जो है ये सेम रहेगी। लेकिन अगर आप इसी बार मैग्नेट को इस तरीके से, यानी कि पैरेलल टू दिस एक्सिस, आप इस एक्सिस के पैरेलल जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो इस केस में हम देखेंगे पोल की स्ट्रेंथ भी जो है दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है बच्चों, ध्यान रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट बात है। और हां, एक और जरूरी बात जो यहां पर रह गई बताने को, वो बात यह है बच्चों कि ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट की लेट्स से टोटल लेंथ अगर मैं बात करूं, लेट्स से टोटल लेंथ को हमने कह दिया कि भाई साहब टोटल लेंथ को अगर मैं, चलो टोटल लेंथ को टोटल लेंथ ही लिख देता हूं, टोटल लेंथ, ठीक है। तो बार मैग्नेट चलो यहां से शुरू यहां पे खत्म, तो लेकिन आप क्या देखते हैं कि इसके जो पोल्स है ना, कि जैसे नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल एकदम किनारे पे नहीं पाया जाता, तो हमने क्या देखा कि नॉर्थ पोल जो है वो थोड़ा सा अंदर की साइड पाया जा रहा है, साउथ पोल भी थोड़ा सा अंदर की साइड पाया जा रहा है। तो एक्चुअल में आप देखेंगे कि टोटल जो मैग्नेट है, एक्चुअल में आप देखेंगे कि टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल जो डिस्टेंस है और जो पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, वो उसमें थोड़ा सा ना वेरिएशन है। मतलब अगर मैं बार मैग्नेट की टोटल लेंथ की बात करूं ना, तो टोटल लेंथ मान लो अगर 12 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस लेट्स से 12 सेंटीमीटर है, तो दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर नहीं, थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। कितनी होती है? तो आप इस टोटल लेंथ में 5/6 का डिवाइड कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक लेंथ आ रही है, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस, ये कितनी आ रही है? ये आ जाएगी आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो एक बात आपको याद रखनी है, एक बात आपको याद रखनी है कि लेंथ ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस बिटवीन पोल्स, पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना एक्सिस की, ठीक है, वो कितनी है? 5/6 ऑफ टोटल लेंथ ऑफ मैग्नेट, टोटल लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। बस ये बात आप जो है याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब पोल्स के बीच की जो दूरी होती है ये कम होती है बार मैग्नेट की टोटल दूरी से, टोटल डिस्टेंस से, टोटल लेंथ से, ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। चलिए सर इसमें न्यूमेरिकल नहीं है क्या? अरे भाई साहब इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो बेसिक थ्योरी आप पढ़ते हो, न्यूमेरिकल जो पूछे जाएंगे वो आपको इस क्लास में कराए जाएंगे, घबराने की बात नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अभी देखिए यहां पर ना एक डेरिवेशन आपको मिल रहा है, डेरिवेशन क्या है? टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट को हम मैग्नेटिक डाइपोल भी कहते हैं क्योंकि उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो यदि कोई बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, सेम जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था वैसा ही डेरिवेशन यहां पर भी करना है। तो सबसे पहले हमने ये मान लिया कि भाई ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक डाइपोल मतलब कि एक बार मैग्नेट रखी हुई है, ठीक है। तो आप समझिए कि भाई देखो
नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल पे भी क्या लगेगा, बोला फोर्स। अच्छा तो कितना फोर्स, तो भाई नॉर्थ पोल पे जैसे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो नॉर्थ पोल पे भी लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, साउथ पोल पे कहां लगेगा, बोला नेगेटिव पे कहां लगता था, बोला ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फील्ड, तो भाई इस पे भी लगेगा ऑपोजिट टू द फील्ड। इसके बाद बारी आती है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई मेरे पास नॉर्थ पोल पे कितना फोर्स लगा, तो F इज इक्वल टू, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता था Q इंटू ई, अब मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ तो M और E की जगह हो गया B, तो ये MB हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इस वाले साउथ पोल पे भी कितना फोर्स लगेगा, हाँ F इज इक्वल टू MB, ये हो गया। ठीक है, अब आप यहां पर ये देखिए कि अब मैं यहां पर जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी होती है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे बताते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लेट से दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो बताओ जरा ये कितना, भाई ये हो गया पॉइंट O, ये हो गया S। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो ना, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को आप क्या बोल दो, तो इस ट्राइंगल को बोल दो NOS, तो इसको मैं नाम देता हूं परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, और जैसे कोई भी डाइपोल में दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2L। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, दोनों में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों सेम है, इनटू दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप देख रहे हो कि भाई कितना फोर्स लग रहा है, बोला MB, तो MB ले लिया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, बोला ON, तो हमने यहां पे लिख लिया ON। ठीक है, यहीं पर देखिए इन ट्राइंगल, यहां पर हम एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से NOS, तो NOS ट्राइंगल में हम क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर जो कि है ON अपॉन में क्या है, हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस है 2L, तो ON की वैल्यू हो जाएगी 2L साइन थीटा, क्या हो जाएगी 2L साइन थीटा, किसकी वैल्यू हो गई, ON की वैल्यू हो गई 2L साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिए जरा, 2L साइन थीटा। अब देखो सुनो, ये MB इज इक्वल टू इतना हो गया, इसको बना दिया आपने कोई भी इक्वेशन 1, और इस ON की वैल्यू पुट कर देंगे 2L साइन थीटा, तो हमने ये रख दी। अब आप यहां पर देखो M का इंटू किससे करूं, 2L से। आप लोग समझते हो Q इंटू 2L क्या होता है, तो Q इंटू 2L होता था डाइपोल मोमेंट P, तो M इंटू 2L भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M। यहां पर कैपिटल B की जगह कैपिटल B रख दिया, तो MB साइन थीटा बन गया। तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, M क्रॉस B, साइन थीटा हटेगा तो क्या बन जाएगा, क्रॉस लग जाएगा, तो M क्रॉस B बन गया। ये डाइपोल पे कितना टॉर्क लगता है, ये उसका डेरिवेशन हो गया। ठीक है, इसमें एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट वाले डेरिवेशंस को करने की कोई नीड नहीं होती। ठीक है, ये तो इसके लिए भी करा दिया कि भाई आपको एक आइडिया हो जाए। फिर वही मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्री पे, मिनिमम टॉर्क 0 डिग्री पे लगता है, तो वो सारी चीजें हमने आपको बताई हैं। क्लियर है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है तो टॉर्क कैसा मोशन करता है, बोला रोटेशनल मोशन भी करता है और ट्रांसलेशनल मोशन भी करता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी तो सिर्फ कैसा मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा, उस पर नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। इसकी देखिए, अगर मुझे वर्क डन के लिए डेरिवेशन करना है कि भाई यदि मेरे पास एक डाइपोल है और उस डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहा हूं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, हाँ तो उसके लिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी बात, मैंने आपको क्या बताया कि जहां जहां डाइपोल मोमेंट वाला P है वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वाला कैपिटल M लगाएंगे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला E है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वाला B लगाएंगे, बस इसके अलावा कुछ और चेंज नहीं आपको करना। देखिए, तो ये मेरे पास डाइपोल है, सुनिए जरा, इस सबको हटा देता हूं मैं, हाँ ये मेरे पास डाइपोल है। अब ये डाइपोल किसी भी एंगल θ1 पे मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश की, तो हम क्या देखते हैं कि भाई वर्क डन, पहले देखो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मैं यहां पे फोर्स थोड़ा लगा रहा हूं, मैं इसको घुमा रहा हूं तो मैं इसको टॉर्क लगा रहा हूं। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ना हो रही है, यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो टॉर्क इनटू डी थीटा, छोटा सा एंगल घुमाया तो छोटा सा वर्क डन हुआ, तो dw इज इक्वल टू टाउ की जगह टॉर्क कितना, तो टॉर्क हो गया mb sin थीटा, MB sin थीटा इनटू में क्या है, बोला डी थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। टोटल वर्क डन की बात करूंगा, टोटल वर्क डन की, तो आप यहां पर देखो ना कि टोटल वर्क डन मतलब dw का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब MB sin थीटा, तो आप देखो MB sin थीटा डी थीटा। नाउ अब ध्यान से देखिए कि यहां पर dw का इंटीग्रेशन क्या बोला, w, अब MB m इंटू बी, तो MBO कर दिया हमने कहा बाहर, और sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि भाई साइन थीटा का कर दो इंटीग्रेशन, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, वैल्यूज पुट, अब माइनस साइन निकाल दिए बाहर, थीटा 1 थीटा 2 लिमिट्स हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, माइनस साइन का अंदर इंटू हो गया, तो ये बन गया एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। दिस इज वर्क डन रोटेटिंग ए बार मैग्नेट अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड। अगर कभी आपसे कहा जाए पोटेंशियल एनर्जी के लिए डेरिवेशन करना है, तो भाई लिमिट्स आप कहां से कहां तक पुट करते हैं, थीटा 1 की वैल्यू π/2 रखो और थीटा 2 की वैल्यू थीटा रखो, cos π/2 होता है 0 और cos थीटा की जगह cos थीटा, तो क्या बच गया माइनस एम बी cos थीटा। सो दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो हम वर्क करते हैं वही किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो ये बन गया U इज इक्वल टू माइनस एम बी cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इस तरीके से हमने जो है वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के लिए डेरिवेशन जो है कर सकते हैं। अब इसके बाद ज्यादा जरूरी बात सीखते हैं, इसको हम बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है, जैसे आप बस इतनी बात समझिए, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ये कहता है कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस अ सरफेस इज इक्वल टू 0। इसका अर्थ क्या हो गया कि इसका अर्थ ये होगा किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, ये देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये किसका फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का था कि नहीं था। तो वो ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का भी कुछ फॉर्मूला होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला, बोला बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 0। किसके लिए, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए। इसका अर्थ ये हो गया, जैसे मान के चलिए कि कोई भी क्लोज्ड बॉडी है, ठीक है, अब क्लोज्ड बॉडी है, अब इसमें रखिए एक बार मैग्नेट या किसी भी प्रकार की मैग्नेट, तो हम क्या जानते हैं कि इस मैग्नेट से कुछ लाइंस बाहर निकलेंगी और बदले में कुछ कहां जाएंगी, बोला अंदर जाएंगी, कुछ बाहर निकलेंगी और कुछ कहां जाएंगी, मतलब जितनी बाहर निकलेंगी उतनी वापस कहां जाएंगी, अंदर। तो अगर बाहर निकलने पे पॉजिटिव फ्लक्स हुआ तो अंदर घुसने पे नेगेटिव फ्लक्स होगा, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस से बाहर निकल रही हैं उतनी इसके अंदर भी घुसेंगी। तो इसका मतलब जितना पॉजिटिव फ्लक्स बना उतना ही नेगेटिव फ्लक्स भी बना, तो टोटल मिला के फ्लक्स कितना हो गया, बोला सर 0 हो गया। तो यहां पर यही बात तो बोली गई कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है क्लोज्ड सरफेस के लिए कितना होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है, अच्छा ज्यादा जरूरी बात यह है कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी ऐसे ही होता था क्या, नहीं। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तो कुछ ऐसा सीन बनता था कि अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ और सिर्फ कहां जा रही हैं, बोला बाहर जा रही हैं। कहां जा रही हैं, बोला बाहर जा रही हैं। और अगर नेगेटिव चार्ज रखा है तो नेगेटिव चार्ज के सिर्फ और सिर्फ कहां आ रही हैं, बोला अंदर आ रही हैं। कहां पर आ रही हैं, जल्दी से बताओ, कहां आ रही हैं, बोला अंदर आ रही हैं। तो इससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव फ्लक्स बना जो कि नॉन जीरो है, इससे कुछ ना कुछ नेगेटिव फ्लक्स बना जो कि नॉन जीरो है, यानी कुछ तो वैल्यू है। लेकिन मैग्नेट वाले केस में आप कभी भी अकेला पॉजिटिव चार्ज रख सकते हो क्या, अंदर नहीं रख सकते। अकेला नेगेटिव चार्ज साउथ पोल रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते। अकेला नॉर्थ पोल नहीं रख सकते। तो मैं वही तो बोल रहा हूं कि यहां पर जब भी पॉसिबल होगा तब तब हमेशा क्या होगा, हमेशा पूरी मैग्नेट ही आएगी, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होंगे। तो जितना फ्लक्स बाहर जाएगा उतना अंदर भी घुसेगा। तो इसका अर्थ यहां पर यह भी हो गया कि आइसोलेटेड पोल पॉसिबल ही नहीं है, फ्लक्स 0 हो रहा है, मोनोपोल्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बस यही सिंपल सी बात कहता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। किसी भी क्लोज सरफेस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, हमेशा 0। इसका अर्थ क्या हो गया, आइसोलेटेड मोनोपोल्स आर नॉट पॉसिबल। तो आप यहां पर जो है लिख सकते हैं, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसका अर्थ यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी एंटर कर रही है सरफेस से उतनी ही एग्जिट भी ले जा रही है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको समझ के रखना है। अच्छा एक बात और ज्यादा जरूरी है जिसको पे आप ध्यान देंगे कि कोई भी जो बार मैग्नेट होती है ना, ये बार मैग्नेट या कहूं कि कोई भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड होती है, किस तरीके से एक्ट करती है, बार मैग्नेट की तरह, है ना। जैसे कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये देखो ये सोलेनॉइड है, ठीक है। अब सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड्स के भी एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और दूसरे में घुस जाती है उसको साउथ पोल बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है दैट इज इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर सोलेनॉइड को आप बार मैग्नेट कंसीडर करो तो इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो एक्सियल पॉइंट पे दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेम आएगा।
चाहे आप जो है बार मैग्नेट के लिए निकालिए या फिर आप सोलेनॉइड के लिए निकालिए, ठीक है। तो इसके लिए पहले डेरिवेशन हुआ करता था, लेकिन अब अपन को वो डेरिवेशन जो है डिराइव नहीं करना है ना, उसको कट शॉर्ट कर दिया गया है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ अपन को यहां पर खेलना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ अच्छी और काम की बातें, कुछ बेसिक टर्म्स जो हमें यहां पर समझने हैं। इसको देखिए भाई, कुछ अभी हमें बेसिक टर्म समझना है जिसको हम बोलते हैं जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है। ये बेसिक टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, आगे आपको डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई मेरे पास एक सोलेनॉइड है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सोलेनॉइड क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ठीक है। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी कुछ इस प्रकार से जो है यहां से ऐसे पास हो रही होंगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक। अब ध्यान दो जरा कि अगर मैं इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा रख देता हूं, एक सॉफ्ट आयरन का पीस रख देता हूं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेंगे, इस सॉफ्ट आयरन के अंदर से पास होंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सॉफ्ट आयरन के अंदर से पास होंगी ना, तो भाई सॉफ्ट आयरन के जो डाइपोल्स हैं, है ना, उनको भी सीधा कर देगी, ठीक है। सॉफ्ट आयरन के जो एटॉमिक डाइपोल है उनको भी अपनी ही डायरेक्शन में अलाइन कर देगी। तो होगा क्या कि सॉफ्ट आयरन भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज। इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, है ना, ये भी खुद की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी बनाने लगेगा, है ना। इसी को हम बोल रहे हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मतलब आप ये समझिए ऐसी प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या कर दे, मैग्नेटाइज कर दे, है ना। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है। तो अगर मेरे पास ये सोलेनॉइड आप देख रहे हैं, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये म्यू नॉट एन आई यही होती है, ठीक है। तो आप यहां पर जो टर्म देख रहे हैं एन इंटू आई, इस टर्म को हम बोलते हैं एच। तो म्यू नॉट एन इंटू आई, इसी टर्म को हम बोलते हैं एच। एच मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पर एच इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन म्यू नॉट। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करता हूं तो ऐसा यूनिट इसकी फोर्स नहीं होगी, है ना। ऐसा यूनिट क्या है, क्योंकि ये बेसिकली ना प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट टेस्ला और म्यू नॉट की ऐसा यूनिट होती है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ठीक है। तो टेस्ला से टेस्ला हो जाएगा कैंसल, तो H इज इक्वल टू एम्पियर ऊपर चला गया अपॉन मीटर, तो एम्पियर पर मीटर आ गया, है ना। क्या आ गया, एम्पियर पर मीटर। क्लियर। तो ये इसकी ऐसा यूनिट हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि जब हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक गुण आ जाते हैं, वो भी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाने लग जाता है, ठीक है। खुद की मैग्नेटिक फील्ड कब बनती है, जब किसी भी सब्सटेंस के जो एटॉमिक डाइपोल होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। देखो आप लोगों को बताया था कि भाई एक एटम ही तो है बेसिक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो आप देखते हैं, मैंने आपको यह भी बताया था कि भाई कोई भी नॉर्मल सब्सटेंस के अंदर नॉर्मल कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं बनती, तो बोला क्योंकि वो रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, तो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को सभी एटम्स कैंसिल कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम किसी भी सब्सटेंस पर बाहर से यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो अभी देखो अभी इसके अंदर जो डाइपोल्स हैं यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, रैंडमली अरेंज्ड है। फिर जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि डाइपोल जो है ये सीधे होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं, सीधे। कैसे हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसे अप्लाई की इस डायरेक्शन में, तो ये डाइपोल क्या होने लग गए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन हो गए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही सीधे हो गए, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि इस डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है बनने लग जाएगी, ठीक। बात समझ में आ रही है आपको। तो बेसिकली अब ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि भाई 1 करोड़ अगर एटॉमिक डाइपोल थे तो सारे के सारे 1 करोड़ सीधे हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, है ना। 10%, 20%, 5% इतने डाइपोल जो सीधे हुए। तो भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब या यूं कहूं पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में कितने डाइपोल मोमेंट जो है अलाइन हुए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन हुआ है, ये किस पे डिपेंड करता है कि कितने डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सीधे हुए हैं।
है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 1000 डाइपोल सीधे हुए हैं तो कुछ स्ट्रेंथ होगी, और उसी 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 10,000 डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सीधे हो गए तो इंटेंसिटी कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होगा उस सब्सटेंस के अंदर। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम में, सॉरी मुझे ऐसे लिखना चाहिए, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब में कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ है, इसको हम बोलते हैं I इज इक्वल टू कैपिटल M बाय कैपिटल V। तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो यहां से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट भी बन गई एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी SI यूनिट हो गई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब समझिए, आगे बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट आप यहां पर देख रहे हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, देखो भाई, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे आप समझो, आप समझिए, हमने क्या किया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया। क्या लगाया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाने पे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करने पे कितना मैग्नेटाइजेशन हो गया, कितने डाइपोल्स सीधे हो गए पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में, उसी को हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी क्या है, रेशो है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने पे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने पे कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डाइपोल बन रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, उसी को हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई, अब यहां पर जो है 1000 डाइपोल जो है सीधे हो गए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ससेप्टिबिलिटी कुछ और होगी। ठीक है, मैंने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई और इसी जगह में अब 10,000 डाइपोल सीधे हो गए तो ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब है किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को, है ना। तो ससेप्टिबिलिटी को हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, यानी कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, कितने स्ट्रॉन्ग डाइपोल सीधे हो रहे हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने पर। बताओ, क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अच्छा, अब ये जो ससेप्टिबिलिटी है, इट कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होती है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कोई भी सब्सटेंस सपोर्ट करता है। सपोर्ट कैसे करेगा, जब कोई सब्सटेंस सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, और ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव कैसी होगी, जब वो अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा, जब वो सब्सटेंस अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। जैसे मान के चलो कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो जब मैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं ना, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करना चाहता है, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी। और जैसे आयरन है, आयरन क्या करता है, जो एक्सटर्नल, जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है उसको सपोर्ट करना चाहता है, तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी। किसकी बात करेंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, कि हर एक मीडियम ना अपनी अपनी उसकी कैपेबिलिटी है। जैसे मान के चलो कि एक मीडियम है, जैसे मान लो कि वैक्यूम है, अब वैक्यूम में से ना 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पार जाती है, 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पार जाती है, 100। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने जो है किसी और सब्सटेंस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आर पार भेजा। लेट्स से किससे भेजा, मैंने भेज दिया आयरन से। तो मैंने क्या देखा कि इसके अंदर घुसी तो 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, लेकिन आयरन ने भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई बहुत स्ट्रांग, तो बाहर, तो आयरन के अंदर मैंने क्या देखा कि 200 मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेवलप हो गई। ठीक है, तो इसकी परमेबिलिटी, इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी कैसी है, बोला एयर से ज्यादा है, मतलब इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी है, 2 है। इसका अर्थ यह हुआ, आपको समझाता हूं। जैसे मान के चलो कि भाई हर मीडियम के अंदर ना, हर मीडियम की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आर पार जाने देगा। तो वैक्यूम या एयर की कंपैरिजन में कोई भी मीडियम कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आर पार जाने देता है ना, उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। फॉर एग्जांपल, यहां से 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना कॉपर के अंदर घुसी। अब कॉपर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो कॉपर ना इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कैंसिल करता है,
तो आई थी 100 लेकिन कॉपर के अंदर बची 90, तो 90/100, तो कॉपर की जो है जो परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, वो बची 0.9। मान लीजिए कि यहां से ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई 100, एल्यूमिनियम के अंदर घुसी, एल्यूमिनियम के अंदर जो है कितनी हो गई, बोला एल्यूमिनियम भी थोड़ा सपोर्ट करता है, बोले 105 हो गई, 100 से थोड़ी ज्यादा, तो 105/100, तो 1.05, ये इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी हो गई। ठीक है, मान के चलो यहां से 100 लाइन आई, अब आयरन के अंदर घुसी, भयंकर सपोर्ट करता आयरन, और 100 से 500 बन गई। ठीक है, तो क्या होगा, 500 डिवाइडेड बाय 100। एयर की कंपैरिजन या वैक्यूम की कंपैरिजन में कितने गुना मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है किसी मीडियम में, उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू आर से, तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम बाय म्यू नॉट, और इसका फॉर्मूला एक और होता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 + काई एम, है ना। किसी मीडियम की ससेप्टिबिलिटी में अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो मुझे रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू जो है मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखोगे बच्चों आप इस बात को। चलिए, तो अब इतना पढ़ने के बाद हम आपको यहां पर ये पढ़ाते हैं कि भाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, और ये जो टॉपिक अब आप पढ़ रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, यहां से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितने एग्जाम्पल ये जो लिखे हुए हैं ना, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से जो है याद करने होंगे। ठीक है, देखिए, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है बच्चों 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से? एक होता है डायामैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करना चाहता है ना, थोड़ा सा इसको वीकली रिपेल करता है। एक होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जिनको अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सपोर्ट कैसे करते हैं? जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसी डायरेक्शन में अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी बनाते हैं। तीसरे होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिनको अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है उसी डायरेक्शन में और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, तो आप इनके एग्जांपल्स ध्यान रखेंगे। वीकली रिपेल, सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को वीकली रिपेल करते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली सपोर्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ध्यान रखोगे। अच्छा, इसके बाद डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ये क्या करते हैं भाई, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जांपल याद रखो, बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ध्यान रखिए, है ना। देखो, नमक, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, वाटर मतलब पानी, ठीक है, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, लेड, कॉपर, बिस्मथ, एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करूं तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हल्का सा सपोर्ट ही करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ज्यादा पसंद नहीं करते लेकिन सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या है, एल्यूमिनियम, सोडियम। देखो, सोडियम क्लोराइड जब लिखा है, सोडियम क्लोराइड, तो वो डायामैग्नेटिक में आएगा। ठीक है, जबकि ओनली सोडियम लिखा है ना तो वो किस में आएगा, पैरामैग्नेटिक में। कैल्शियम, ऑक्सीजन, कॉपर, मतलब कॉपर और कॉपर क्लोराइड, और यहां पर सॉरी, कॉपर किसके अंदर, डायामैग्नेटिक के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए, तो आप यहां पर देखिए, कॉपर जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था ना कि भाई रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद रखना है ना। जैसे लेड, सिलिकॉन, बिस्मथ, कॉपर, ये सब डायामैग्नेटिक हैं, है ना। नमक हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसके अलावा पानी हो गया, ये सब डायामैग्नेटिक हैं। हाँ, ऑक्सीजन आपका पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड को ये कैंसिल नहीं करता, सपोर्ट ही करेगा बट थोड़ा सा करेगा। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम, स्टील, है ना। आयरन, निकेल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम, स्टील, ये एग्जांपल है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ये हमने जो एग्जांपल्स जो है आप पढ़ लेना। ठीक है, और इनको याद रखिएगा। ठीक बच्चों, इसकी जो पीडीएफ होगी ना, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप अभिषेक साहू सर फिजिक्स, जिसकी लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको उस पर मिल जाएगी। और हाँ, बुक जिन बच्चों को ऑर्डर करनी है अभी जल्दी से ऑर्डर कर दो, है ना, सो दैट आपके घर तक पहुंच जाएगी। अदरवाइज ये बुक भी हो जाएगी बच्चों बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक, तो आप इसको ऑर्डर करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, आपको बच्चों एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी जो है मैं आपको बताने वाला हूं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी। सबसे पहले आप एक बात याद रखिए कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, मैंने क्या कहा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर ना ऑलरेडी कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। ठीक है, ऑलरेडी कोई मैग्नेटिक मोमेंट समझते हो ना, क्या होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे बनता है, ये मान लो इसके अंदर ना कोई चार्ज ऐसे घूम रहा है,
इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाता हूं, ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाओगे तो आप ऐसे समझिए कि इसके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इवन पेयर में पाए जाते हैं। मतलब मैं ऐसे बोलूं कि भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं तो एक दूसरे के ही मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के जो एटम होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं, वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में इनके पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। दे डू नॉट हैव एनी मैग्नेटिक मोमेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आप टेम्परेचर बढ़ाओ या टेम्परेचर घटाओ, हर टेम्परेचर पे ये दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल ही कर रहे होंगे, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके पास कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता और टेम्परेचर का इन पर कोई असर भी नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी हर टेम्परेचर पे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि कॉपर के ऊपर, तो इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में एक वीक मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करना चाहती है। क्या करना चाहती है? कैंसिल करना चाहती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे पेयर में पाए जा रहे हैं, सो दैट ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ध्यान दो, ये मेरे पास एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि कॉपर है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से जा रही है तो ये कॉपर के अंदर क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे, ठीक है। क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे, ठीक है। कॉपर क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल करेगा। इनके सही डायग्राम जो आपको आगे बताए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड को जो पसंद करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड को जो पसंद करता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चल पड़ता है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता वो मैग्नेटिक फील्ड में टांग अड़ाता है। मतलब इसका ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई रॉड है, कोई रॉड, अगर मैं उसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की कोई रॉड है, ठीक है, अगर मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड में लटका दूंगा ना तो वो खुद को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है ये अलाइन कर लेगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जबकि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करता होता, हम जिसको पसंद करते हैं उसके साथ चल पड़ते हैं, यानी कि उसके पैरेलल डायरेक्शन में चल पड़ते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि जब आप किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड को हवा में लटकाओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, ना कि पैरेलल, ठीक है। दूसरी बात, जब आप किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, कहां रखते हो? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता, वो तो उससे दूर भागता है, तो आप क्या देखेंगे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहां भागते हैं? स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की ओर, कमजोर मैग्नेटिक फील्ड की ओर भागते हैं, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते। तो यही चाहते हैं कि हम तो ऐसे इलाके में भागें जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम से कम हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये वीकली रिपेल हो जाती हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के। तो हमने जो डायग्राम अभी आपको बताया था वो डायग्राम आपको यहां पर बना देना है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये वीकली रिपेल हो जाती है, किससे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीकली रिपेल हो जाती हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। देख रहे हो, ये रिपल्जन हो गया, इनको एक्सपेल कर दिया, हल्का सा बाहर निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करूं तो हमने अभी क्या बताया कि जैसे ये क्या करते हैं, जैसे मान के चलो यहां से 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से आई, अब इसने ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसने जो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड थी उसको क्या किया? कैंसिल किया। तो ये इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है? क्या इसने 100 यहां से गई थी तो क्या इसके अंदर भी 100 बची? नहीं, 100 से कम बची, तो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से छोटी होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या है? तो बोला ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो इसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी है? नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा सर, नेगेटिव, लेकिन बहुत नेगेटिव है, कम नेगेटिव? सर कम नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रिपेल नहीं करता, वीकली रिपेल करता है, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी, ये देखिए, ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस
फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड नहीं करती, बोला डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ जाएंगे और यहां पर जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करेंगे। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि भाई देखो, इनके अंदर ना मैग्नेटिक डाइपोल जो होते हैं ये किसी भी रैंडम डायरेक्शन में ऐसे बिखरे होते हैं, ठीक है, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में ऐसे बिखरे होते हैं, ठीक है, समझिए। अब हमने क्या किया, अब हमने जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। तो आप जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, ये डाइपोल जो है उसी डायरेक्शन में अलाइन होने लग जाते हैं, ये डाइपोल उसी डायरेक्शन में अलाइन होने लग जाते हैं, ठीक है। ऑल्दो मैंने कहा कि सारे नहीं होंगे बट थोड़े से तो जरूर होंगे, जिससे क्या होगा कि बाहर थी 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अंदर थोड़ी सी और बढ़ गई तो 100 से ये हो गई 105, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके पास नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, जिनके एटम में क्या होता है भाई, इनके पास डाइपोल मोमेंट है। डायमैग्नेटिक में क्या था, ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे जो एक एटम के अंदर अपने ही मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर रहे थे, लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ऐसा नहीं है। जब आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि 100 से ये थोड़ी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने अंदर बनाने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये सपोर्ट ही कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी होगी और रिलेटिव परमिएबिलिटी 100% से ज्यादा यानी कि 1 से ज्यादा होगी। अब क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सपोर्ट करते हैं, तो जब आप किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि एल्यूमिनियम की रॉड को हवा में लटका देते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में यानी कि उसके पैरेलल हो जाते हैं, क्योंकि ये तो उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जब आप इसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि पैरामैग्नेटिक सपोर्ट करता है, चाहे थोड़ा सपोर्ट करता हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करता है। तो ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से जहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है यानी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है, ये वहां पर भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से वीकली अट्रैक्ट होती हैं। इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से ज्यादा होती है, क्योंकि आई तो थी 100 लाइन लेकिन इसके अंदर जाके 105 बन गई। इसकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करती है, थोड़ा सपोर्ट करती है, इसलिए लेस पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। इसकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इनमें रैंडम मोशन होगा, रैंडम मोशन होगा तो जो डाइपोल अलाइन भी हो गए थे वो भी जो है इधर उधर बिखर जाएंगे। तो यहां पर ज्यादा जरूरी बात क्या हो गई कि ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी किसकी, ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। किसके, ससेप्टिबिलिटी जो है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ध्यान रखिएगा आपको। और जब हम ये कांस्टेंट हटाते हैं तो यहां पर आ जाता है, प्रोपोर्शनलिटी से हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है, इस सी को हम बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, क्यूरीज कांस्टेंट, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, क्या कहा कि ससेप्टिबिलिटी जो है ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, ठीक है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रैंडम मोशन होने लग जाता है डाइपोल्स का, तो जो डाइपोल सीधे भी हो जाते हैं ना वो भी इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में बिखरने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो है ये है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस काफी बढ़िया चीज है, ये समझ लो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ठीक है। ये देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जितने भी होते हैं आप इसको आयरन समझिए, इनके अंदर क्या होता है कि कुछ चेंबर्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं, चेंबर बने होते हैं। इन चेंबर के अंदर एटम्स के ग्रुप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एटम्स के या डाइपोल्स के ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। और इन ग्रुप्स को, इन ग्रुप ऑफ एटम को हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। तो इन डोमेन के अंदर ना कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इन डोमेन के अंदर कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में पाए जाते हैं, कौन बताओ जरा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में पाए जाते हैं डाइपोल मोमेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से इस डायरेक्शन में डोमेन के अंदर डाइपोल मोमेंट पाए जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहां पर समझो ये डोमेन मतलब ग्रुप ऑफ एटम। अब इसमें होता क्या है, सीन क्या बनता है इसके अंदर सीन ये बनता है कि हम जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में बाकी के डोमेन भी ग्रो करने लग जाते हैं, उसी डायरेक्शन में बाकी के डोमेन भी ग्रो करने लग जाते हैं। जैसे मान के चलो अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई करने की कोशिश की ना तो क्या होगा कि
जो डोमेन्स हैं, तो ये तो इस डायरेक्शन में है ही पिंक वाले, ये बाकी के डोमेन भी क्या हो जाएंगे, इसी डायरेक्शन में जो है सीधे होने लग जाएंगे। बाकी के डोमेन भी क्या हो जाएंगे, इसी डायरेक्शन में सीधे होने लग जाएंगे। ऑल्दो फिर से सारे के सारे नहीं होते, लेकिन ये ज्यादातर डोमेन उसी डायरेक्शन में सीधे होने लग जाते हैं। अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो ऊपर की डायरेक्शन में डोमेन जो है सीधे होने लग जाएंगे। तो डोमेन क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है ना, जो कि पर्टिकुलर चैम्बर के अंदर रह रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो आप समझ गए, तो होता क्या है बेसिकली, इसको हम डोमेन थ्योरी बोलते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके पास भी क्या नहीं होता, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होता है इनके पास, यानी कि हर एक एटम अपना खुद का जो डाइपोल है वो बना रहा होता है। ठीक है, अच्छा क्या इनको टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, तो आंसर है स्टार्टिंग में इनको टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो इसके वाइब्रेशन से जो डोमेन, जो चैम्बर, जो ग्रुप बने हुए हैं ये बिखर जाएंगे, और बिखर जाएंगे तो अब मान के चलो ये अगर ये बिखर गए तो बच्चों ये कुछ ऐसा नहीं हो गया जैसे हमने अभी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बनाया था, है ना। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से स्टार्टिंग में तो कोई फर्क नहीं होता, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे डोमेन टूट जाएंगे, और सारे डोमेन टूट जाएंगे तो फिर ये क्या नॉर्मल ही बिखर जाएंगे, तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से क्या बन जाएंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएंगे। और हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में तो अगर आप मैग्नेट को गर्म करते हैं, है ना, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसके बाद इसकी मैग्नेटिज्म यानी कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गायब हो जाती है ना, उसी सर्टेन टेम्परेचर को, ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, उसके सारे डोमेन्स टूट जाते हैं, वो एक साधारण सा सब्सटेंस बन जाता है, उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, क्यूरीज टेम्परेचर। मतलब क्यूरीज टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिसके बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, और अब ये वापस से कभी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक बार डोमेन टूट गए, एक बार ग्रुप टूट गया तो फिर वापस से कभी भी इसके डोमेन अपने आप नहीं जुड़ सकते। बात समझ में आ गई। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे टेम्परेचर पे, अब एक बार फिर बोलूंगा, ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे टेम्परेचर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूरीज टेम्परेचर। एक बार फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के डोमेन टूटे, वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हुआ, तो वापस कभी इसका रिवाइवल नहीं होगा, ये वापस कभी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं बन सकता, अब ये हमेशा के लिए पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो अगर आप किसी मैग्नेट को एक बार आग में डाल दें और उसकी अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई तो वापस से कभी भी वो मैग्नेट नहीं बन सकती है। बात समझ गए। तो काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग का टेम्परेचर झेल जाता है, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद इसको दिक्कत आती है। तो यहां पर जो क्यूरीज लॉ बन जाता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है कि हमने क्या पढ़ा कि भाई ससेप्टिबिलिटी जो है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन यहां पर जो टेम्परेचर है, यहां पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, यहां पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जो है आप देखते हैं कि ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब मैं आपसे क्या बोलता हूं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में तो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या है कि स्टार्टिंग टेम्परेचर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे और T माइनस टी सी, टी क्या हो गया आपका जो टेम्परेचर है, और टी सी क्या है, क्यूरीज टेम्परेचर। जैसे मान के चलो कि क्यूरीज टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस या 1000 केल्विन, तो भाई साहब डिग्री सेल्सियस बोल देता हूं लेट से, तो 1000 डिग्री सेल्सियस तक तो ये झेल जाएगा। 1000 से मान के चलो कि भाई 1100 आपने टेम्परेचर कर दिया, तो स्टार्टिंग के 1000 पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं थी, लेकिन जो 1000 से जितना ज्यादा हुआ, मतलब 100 ज्यादा हुआ, तो बाद के जो 100 डिग्री सेल्सियस हैं वो टेम्परेचर मैटर करेगा ससेप्टिबिलिटी के केस में। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आप यहां पर देख रहे हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की ओर भागते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को बहुत पसंद करते हैं। इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा होती है और ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अच्छा, अब मैंने यहां पर क्या देखा, बोला अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी है ये घट जाती है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है। बट
लेकिन स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता है इसको। एट सर्टेन टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक है सर्टेन टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे ट्रांजिशन वाले टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। ठीक है, क्यूरीज टेम्परेचर। और आयरन का क्यूरीज टेम्परेचर है 1000 केल्विन, यानी 1000 केल्विन के बाद आयरन कन्वर्ट होने लग जाता है किसमें, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। ठीक है, अच्छा, तो ये जो प्रॉपर्टीज यहां पर आप देखिए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी ऑफ डिक्रीजेस बट आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले रूल को फॉलो करता है। ठीक है, अच्छा, ध्यान रखोगे, ध्यान रखोगे ना। अच्छा, तो क्यूरीज टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे, तो वो थोड़ी सी चीज यहां पे लिख भी लेते हैं। जैसे क्यूरीज लॉ क्या कहता है, क्यूरीज लॉ ये कहता है कि भाई कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ये दो बातों पर डिपेंड करता है कि आपने कितना स्ट्रॉन्ग जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई है। ठीक है, दूसरा ये मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब मैंने यहां पर इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h बाई टी बन गया। अब आप यहां पर देखेंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो कांस्टेंट आ गया c। अब आप इस h को भेज दो अपॉन में, तो I बाय एच बन जाएगा इज इक्वल टू सी टी। तो I बाय एच क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी यानी कि काई, जिसका फॉर्मूला बन गया C बाई टी। तो ये बन गया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या हो जाएगा, तो ये है ना, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर क्यूरीज लॉ। और ये किसके लिए है, दिस इज फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। आप इसको T माइनस टी सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यूरीज टेम्परेचर के बाद वाला जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्यूरीज लॉ बता दिया। अब आप जरा यहां पर देखिएगा कि अगर हम बात करें भाई प्रॉपर्टीज की, तो ये प्रॉपर्टीज का ओवरव्यू दे दिया मैंने। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आप स्क्रीनशॉट लेना ना चाहो तो आप टेलीग्राम से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्रॉपर आपको सारी चीजें बता दी गई हैं। काफी ज्यादा पूछा जाता है कि भाई आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, पैरा के लिए कैसे करेंगे और फेरो के लिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों का रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड देखो थोड़ी सी अट्रैक्ट हो रही है तो ये पास में आ गई, फेरोमैग्नेटिक में बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होती हैं तो ये इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है और बहुत पास में आ जाती है। डायमैग्नेटिक में ये दूर चली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करवा देता हूं। भाई देखिए, अब जहां तक हमने पढ़ लिया है ना, उस पर बेस्ड अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, इसमें से एकदम सिंपल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा सबसे सिंपल जो क्वेश्चन है ना, वो इसी चैप्टर में से आते हैं। देखिए, इसमें क्या लिखा है कि एक बार मैग्नेट है जो कि इनिशियली कहां पे है भाई, पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, और तो इस पे ना कितना टॉर्क एंड कितना फोर्स लगेगा ये बताना है। अब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, यदि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो ना तो इस पे टॉर्क लगेगा और ना ही इस पे कोई नेट फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 एंड 0 हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क भी 0 और फोर्स भी 0। ठीक, चलिए तो देखिए जरा, इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती, मतलब बनाती, ये तो गलत है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है नॉर्थ से और एंड हो जाती है साउथ पे, ये भी गलत है, वो वापस से जाती हैं। ठीक है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर मे इंटरसेक्ट ईच अदर, तो बोला ये भी गलत है। तो ये वाला सही है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद देखो जरा, ये क्वेश्चन आया आपका 21-22 में, पोल्स ऑफ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। सही बात है ना, बार मैग्नेट के पोल्स को आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी असर्शन रीजन दोनों ठीक है, और रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। अब इसके बाद देखिए कितना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सी बातें आपको कह देंगे, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया, सभी वैल्यूज मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो कितना है, थीटा की वैल्यू कितनी है और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो वर्क डन निकालना है आपको। ठीक है, दो केस में बोला, पहले केस में वर्क डन निकालना है जब आपको लेट से कितना एंगल दे दिया, 60 से 90 को मारा है, फिर वर्क डन आपको थीटा की वैल्यू 180। तो मतलब सिर्फ फॉर्मूले वैल्यू पुट करने, ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें अब इसके बाद ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसकी परमिएबिलिटी यानी कि
म्यू नॉट, म्यू की जो वैल्यू है वो आपकी जो है 1 से छोटी है, मतलब फ्री स्पेस से छोटी है। तो डायमैग्नेटिक की जो परमेबिलिटी है फ्री स्पेस से छोटी होती है, तो कॉपर डायमैग्नेटिक है। बाकी आप जो तीनों देख रहे हो, ये पैरा है, ये पैरा है, और ये निकेल जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। क्या लिखा गया, बोला ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो फील्ड को इस तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो पहली चीज ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए है। तो बताओ कौन ऐसे मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, तो निकेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि निकेल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, बाकी ये जो सोडियम क्लोराइड आपने देखा, नमक, सिलिकॉन, कॉपर, ये सब डायमैग्नेटिक हैं, तो ये तो कर देंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलेटिव परमेबिलिटी बिटवीन 0 to 1, यानी कि 1 से छोटी परमेबिलिटी किसकी होती है, बोला डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो आप यहां पर देख रहे हो पानी, वाटर कैसा है, बोला वाटर जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो बाकी आप ये यहां पर देख रहे हो एल निको, ये आपका जो है एल्यूमिनियम निकेल। ठीक है, ये इसके बाद सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सब जो है कर सकते हैं, सॉरी इन सब की परमेबिलिटी 1 से ज्यादा है, लेकिन इसकी परमेबिलिटी, वाटर की परमेबिलिटी 1 से छोटी है। अब मतलब आपको अगर ये पहचान गए कौन पैरा है कौन फेरो है, तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। इसके बाद क्या लिखा है, बोला एबव क्यूरीज टेम्परेचर, क्यूरीज टेम्परेचर के बाद कौन सा स्टेटमेंट सही है, बोला फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाते हैं। तो भाई ये जो डायमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म आप देख रहे हैं, इन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनसे ही पूछे जाते हैं, इनको आप बढ़िया से कर लेना। ठीक है, इसके बाद क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से बोला वीकली रिपेल हो जाती हैं, तो इस तरीके से 1 नंबर में आ जाएगा। इसके अलावा कभी कभी दिमाग में आ जाए तो भाई ये सिंपल क्वेश्चन भी दे देते हैं। लेट्स से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब काई की वैल्यू 300 केल्विन पे कितनी है, 1.2 × 10⁵। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, ध्यान रखिए यूनिटलेस क्वांटिटी है ससेप्टिबिलिटी। तो बोला पहले स्टेटमेंट के हिसाब से ये 2 वैल्यूज लिख ली। इसके बाद देखिए जरा, इसके बाद एट व्हाट टेम्परेचर इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बिकम्स इतना। ठीक है, तो बोला कितने टेम्परेचर पे ससेप्टिबिलिटी इतनी हो जाएगी। तो हमने क्या, बस काई का जो फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूले मतलब पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, हमने अलग से कुछ भी नहीं किया। ठीक, चलो इसके बाद हम क्या करेंगे, बोला किसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी -0.5 होती है। माइनस मतलब नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी किसकी होगी, बोला डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो हमने लिख दिया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया, बोला एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है 1 से बड़ी होती है, ये हमने लिख दिया। और अगर फेरो की कहता तो 1 से बहुत बड़ी लिख देते, म्यू आर मच ग्रेटर देन 1। बोला डू डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन एटम ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बोला नो। ठीक है, क्या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास जो है नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, आंसर नहीं होता, बिकॉज दे हैव even pair of electron revolving in opposite direction, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन घूम रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को ही कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, बोला कह रहा है कि इन व्हाट बिहेवियर डायमैग्नेटिक मटेरियल डिफरेंट फ्रॉम पैरामैग्नेटिक, बोला किस तरीके से या किस केस में जो डायमैग्नेटिक का बिहेवियर है वो अलग है पैरामैग्नेटिक से। तो भाई देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, जबकि जो पैरामैग्नेटिक है वो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और वही बात हमने जो है यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेपिक्ट द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रेजेंस में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, तो वो हमने अभी जो डायग्राम बना के बताए थे, वो डायमैग्नेटिक के लिए आप इस तरीके से बता सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बोला रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से छोटी है, तो कौन सा मटेरियल है, बोला ये मटेरियल है डायमैग्नेटिक। राइट इट्स रिलेशन फिर विद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के रिलेशन लिख देना μ0 1 + chi_m। ठीक है, ऑल्दो μ0 की वैल्यू 1 होती है, तो हम μ0 को ना भी लिखें तो भी चलेगा, जैसे हमने पिछली बार नहीं लिखा था, μ0 की वैल्यू तो 1 ही होती है। ठीक है, μr = लिखना चाहिए, μr = रिलेटिव परमेबिलिटी का रेशो पूछ रहा था ना ससेप्टिबिलिटी के साथ, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें कुछ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बोला 2 बार मैग्नेट हैं, एक पैरामैग्नेटिक है दूसरी डायमैग्नेटिक है। अगर आगे क्या लिखा है,
आर केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू इट, ड्रॉ डायग्रामेटिकली द मॉडिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन ईच केस। कह रहा है कि भाई दो बार मैग्नेट है, एक पैरामैग्नेटिक की है और एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई इनका बिहेवियर बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन में। तो डायमैग्नेटिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक की जो रॉड होगी ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू फील्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से बता सकते हैं। इसके बाद क्या लिखा गया है, बोला 2 पॉइंट बताओ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जो डिफरेंशिएट करे। तो भाई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की लिए रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से छोटी होती है, जबकि पैरा के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से बड़ी होती है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए ससेप्टिबिलिटी की बात करें, ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की कैसी है, बोला नेगेटिव है, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी कैसी है, पॉजिटिव है। बताओ जरा, ध्यान रखोगे आप इसको। अच्छा, इसके बाद देखो जरा, ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, बोला किसी मैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी 0.9853 है, इसको पहचानो। तो भाई ससेप्टिबिलिटी जो है कैसी है, बोला पॉजिटिव है। ससेप्टिबिलिटी 1 से छोटी है, इससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव है। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा, पैरा क्या सब्सटेंस हो जाएगा, बोला पैरा। आगे कह रहा है कि भाई इनका मॉडिफिकेशन कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको रख दें तो देखो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसका मॉडिफिकेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये हल्की हल्की सी कैसे हो जाएंगी, बोला पास में आ जाएंगे। समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्या लिखा गया है, अब इसी प्रकार से आपसे कहा जा रहा है, इसी तरीके की चीजें आप समझ लेंगे कि भाई पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो है बिहेवियर बता दो मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होता है। अच्छा, एक ग्राफ भी होता है, ग्राफ भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि अगर मुझसे ये कहा जाए कि लेट से हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई, उससे मैग्नेटाइजेशन कैसा होगा। तो देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आप देखते हैं ना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटाइजेशन, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटाइजेशन थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो हमने देखा कि सेम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे मैग्नेटाइजेशन इस तरीके से हुआ। और अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ये ग्राफ बता रहा है, ठीक है। अब स्लोप है कम, तो इसका मतलब है कि भाई मैग्नेटाइजेशन भी कम हो रहा है। कई बार क्या होता है बच्चों कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को ना कैपिटल एम भी लिख देते हैं, कैपिटल एम, तो वो उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक ग्राफ ध्यान रखो टेम्परेचर का और ससेप्टिबिलिटी का, ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। तो भाई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर कैसा है, इनवर्स है, ठीक है। और यहां पे कैसा है, डायमैग्नेटिक में कोई लेना देना नहीं है ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का, आप टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओ, ससेप्टिबिलिटी को इससे कोई मतलब नहीं है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये हो जाता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आप ऐसे बता देते हैं ये किसके लिए, पैरा के लिए, ये किसके लिए, डाया के लिए। और फेरो में बताना हो तो वैसे तो फेरो में नहीं पूछा जाता, लेकिन फेरो बताना होता है तो भाई स्टार्टिंग में आप टेम्परेचर बढ़ाओ कुछ नहीं होता, लेकिन आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर ये घटने लग जाती है, और इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर के बाद ससेप्टिबिलिटी घटने लग जाती है। तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हो गया। तो कभी कभी इन ग्राफ में से भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जैसे कभी आ जाए कि टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा में वैल्यू पुट कर दो, m इज इक्वल टू आई इंटू ए में वैल्यू पुट कर दो, तो आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले वैल्यू पुट करके तो सभी बच्चे कर सकते हैं। तो डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, इन पर बेस्ड खूब सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और बढ़िया प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी जो बुक है इसके अंदर से जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको लगा लोगे तो आपका काम जो है बच्चों जरूर हो जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा इस बुक की, तो आप इसको अभी ऑर्डर करके आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।